नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार अजीत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी टीटी और सुपर टीटी के बाल मनोविज्ञान के 15 क्वेश्चन बहुत ही धुएंधार क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक बार वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, जैसे प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग जो कहते हैं कि बच्चों को बाहरी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, पुस्तकों में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बल्कि बालक के अंदर प्रकृति की दी हुई क्षमताएं विद्यमान है। एक शिक्षक को उसको पढ़ना चाहिए। एक शिक्षक को बालक के अंदर उन प्रकृति की क्षमताओं को पढ़ना चाहिए। इसलिए रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक है और शिक्षक उसको जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। इसलिए पहले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के पहले चरण में क्या था। इसमें क्या प्रावधान था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के पहले चरण में क्या प्रावधान था। ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए, 1 कमरा 1 शिक्षक। दूसरा है 2 कमरा 2 शिक्षक। तीसरा है 3 कमरे 3 शिक्षक। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब शिक्षा नीति जब 1986 के पहले, जब 1980 के आसपास, जब शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी, इतना ज़्यादा गड़बड़ थी कि स्कूलों में छात्रों को बैठने के लिए यहाँ तक कि चार्ट की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, यहाँ तक कि चाक लिखने के लिए श्यामपट्ट की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तमाम प्रकार के बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी। जबकि 1986 में जब एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई, 1986 में एक पहली शिक्षा नीति आई जो कि स्थापना किया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, जिसमें कहा गया 2 शिक्षक 2 कमरे की व्यवस्था किया गया। बल्कि यही प्रावधान 1992 में बढ़ाकर 3 कमरे 3 शिक्षक कर दिया गया। यहाँ पूछ रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के पहले चरण में क्या प्रावधान था। तो पहले चरण में 2 कमरे 2 शिक्षक, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। और यही बढ़ाकर 3 कमरे और 3 शिक्षक कर दिए गए थे 1992 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस स्तर पर चलाई गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस स्तर पर चलाई गई है। ऑप्शन एक बार देखते हैं। ऑप्शन पहला है ग्राम स्तर पर, दूसरा है ब्लॉक स्तर पर, तीसरा है जनपद स्तर पर, चौथा है प्रदेश स्तर पर। यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाई गई थी यह ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाई गई थी। ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि यह जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, यह ब्लॉक स्तर पर एक विद्यालय की स्थापना किया जाता है। इसमें यह मुख्य विशेषता यही है कि इसमें बालिका जो होती हैं, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान किया जाता है और बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। जबकि जो भी बालिकाएं जो SC ST जाति से बिलोंग करती हैं, इनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था इस विद्यालय में किया जाता है। यहाँ तक कि इनको आवासीय विद्यालय जो निःशुल्क प्रदान किया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है SC ST छात्राओं के लिए। यह ब्लॉक यानी इस ऑप्शन का तीसरा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक, देखिए, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या अगर 200 प्लस हो तो शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होगा। ठीक, कहने का मतलब RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या पूछ रहा है, 200 नहीं 200 प्लस हो तो छात्र का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है 1:30, दूसरा कह रहा है A:40, तीसरा कह रहा है 1:50 और चौथा कह रहा है 1:60।
60। ठीक, ध्यान देना। कहने का मतलब यह है कि जब आरटीई एक्ट की स्थापना हुई तो उस समय कहा गया कि जब विद्यालय में 60 से कम नहीं 60 से अधिक छात्र रहेंगे तो उसमें दो शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। यानी 60 तक जो है 60 तक 2 शिक्षक की व्यवस्था किया गया है, बल्कि 61 से लेकर 90 तक 3 शिक्षक, और 90 से लेकर 91 से लेकर 120 तक 4 शिक्षक, और 120 से 121 से लेकर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। कहने का मतलब है, एक बार रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को। जब आरटीई की स्थापना हुई थी उस समय 7 अध्याय थे, इसमें 38 धाराएं थी और 1 अनुसूची थी। और इसी आरटीई एक्ट के तहत हर विद्यालय में जो 60 से कम संख्या नहीं है, 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 से अधिक संख्याएं हैं, उसमें 60 से लेकर 90 तक 2 शिक्षक की व्यवस्था किया गया, और 90 से लेकर 120 तक जो है 3 शिक्षक की व्यवस्था किया गया, और 120 तक 3 शिक्षक की। अरे यार, देना एक बार और इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। जब आरटीई एक्ट का अधिनियम आया तो उस समय 60 तक जो विद्यालय में बच्चे थे उसमें 2 शिक्षक की व्यवस्था की गई थी, और 61 से लेके नंबर 90 तक जहाँ छात्र हैं तो वहाँ तक 3 शिक्षक की व्यवस्था की गई थी, और बल्कि 91 से लेकर 120 तक जो है वहाँ 4 शिक्षक की व्यवस्था किया गया था, और 120 से लेकर 121 से लेकर 200 जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य की व्यवस्था किया गया था, और 200 तक 5 शिक्षक की व्यवस्था किया गया था। इस स्थिति में अगर हम आंसर खोजेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, 1 संबंधी 13। लेकिन पूछ रहा है कि 200 प्लस है, जहाँ 200 प्लस जनसंख्या है बच्चों की, तो वहाँ पर हम शिक्षक की संख्या तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो छात्र हैं उनका हम अनुपात बढ़ा देंगे। तो अनुपात हम बढ़ा देंगे तो वो लेवल हो जाएगा, तो उस समय हमारा जो आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 1 संबंधी 40 होगा, 1 संबंधी 40। ध्यान देना कि जहाँ 200 प्लस हैं, 200 प्लस जहाँ छात्र हैं वहाँ पर छात्रों का अनुपात जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है, वो 1 संबंधी 40 हो जाता है। और जबकि जहाँ 200 तक हैं छात्र, जहाँ 200 के नीचे हैं वहाँ पर 1 संबंधी 30 आंसर होगा, लेकिन यहाँ जहाँ 200 प्लस होगा वहाँ 1 संबंधी 40। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या देखते हैं 5 क्या कह रहा है। स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम किस प्रकार की शिक्षा की भरपाई करता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला है पूर्व प्राथमिक, दूसरा है प्राथमिक, तीसरा है जूनियर, चौथा है सीनियर। यानी स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम होता क्या है? जैसे कि कोई भी बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल में नामांकन या नाम लिखाने के लिए हम जाते हैं तो उसका एडमिशन होता है LKG या UKG से उसका एडमिशन होता है। वही बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसका नामांकन कक्षा 1 में होता है। क्लास 1 में जब उसका एडमिशन होता है तो जो LKG का छात्र है कक्षा 1 के छात्र पर भारी न पड़ जाए, इसीलिए हर सरकारी विद्यालय में 4 हफ्ते की जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। उसी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। यानी कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसका एडमिशन होता है LKG से, वही छात्र अगर सरकारी स्कूल में जाता है तो उसका एडमिशन कक्षा 1 में हो जाता है। अब कक्षा 1 और LKG की लड़कियों में अगर तुलना करेंगे तो कक्षा 1 वाला जो होते हैं, कक्षा 1 का जो सरकारी छात्र है उस पर जो LKG का छात्र उस पर भारी न पड़ जाए, इसलिए
4 हफ्ते की ट्रेनिंग देकर उस शिक्षा की भरपाई किया जाता है, उसी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। यानी 5वें का पहला ऑप्शन नंबर पहला पूर्व प्राथमिक स्तर सही होगा, आंसर नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6ठा नंबर, मांटेसरी के स्कूल का क्या नाम था? मांटेसरी, मैडम मारिया मांटेसरी के स्कूल का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे फिर, बाल उद्यान, दूसरा है बाल भारती, तीसरा है किडन गार्डन, चौथा है बाल घर। देखो जो बाल उद्यान है, बाल उद्यान ये नहीं होगा, किडन गार्डन ये भी नहीं होगा, ये दोनों एक ही है। किडन गार्डन और बाल उद्यान ये फ्रोवेल का है, और जो बाल घर है ये है मांटेसरी का। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बाल घर। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 7 कह रहा है कि दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? ऑप्शन एक बार देखते हैं। ऑप्शन में पहला है कि गिजू भाई, दूसरा है गांधी जी, तीसरा है टैगोर जी, चौथा है गोखले जी। यानी दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? गिजू भाई। गिजू भाई देखिए एक बार देखेंगे गिजू भाई की। गिजू भाई जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक हैं गिजू भाई। और उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव, उसी तरह गिजू भाई ने कहा बाला देवा भव, यानी बालक भगवान के समान है, अर्थात उसको प्रसन्न कर कर मनाकर पढ़ाना चाहिए। जिस तरह से एक भक्त भगवान को पाने के लिए उसको पूजा पाठ करता है, उसी तरह एक शिक्षक को भी बालक को मनाकर प्रसन्न करके उसको पढ़ाना चाहिए। यानी एक बहुत बड़ा, इसके लिए 7वां का पहला ऑप्शन सही होगा। 8वां, शिक्षा समवर्ती सूची में रखने का सुझाव सबसे पहले किस आयोग ने दिया? ऑप्शन है पहला कोठारी आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है राधा कृष्णन आयोग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए कि शिक्षा समवर्ती सूची में रखने का सुझाव सबसे पहले दिया था राधा कृष्णन ने। किसने दिया था? राधा कृष्णन ने। पहले यह शिक्षा जो होती थी राज्य सूची में थी। राज्य जब सूची में जब थी तो इसमें राज्य सूची में होने के कारण राज्य जो होता है कि इस शिक्षा का नियम कानून बनाता है। जब राज्य इसका नियम कानून बनाता है, जब इस काफ़ी दिन बीतने के पश्चात जब राज्य इस कानून को चलाने में असफल रही, तो उस समय राधा कृष्णन ने कहा कि राज्य सूची जो है शिक्षा में राज्य के साथ साथ केंद्र का भी सुझाव होना आवश्यक है। तभी से जो है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए 8वां का नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए 9वां है कि एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 देश का कौन सा एनसीएफ है? ऑप्शन देखेंगे। पहला है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा कि चौथा। यानी एनसीएफ 2005 देश का चौथा एनसीएफ है। देश का कौन सा एनसीएफ है? देश का चौथा एनसीएफ। एक बार देखेंगे इसको। एनसीएफ जो होता है कि एनसीएफ सबसे पहले आया था 1975 में पहला एनसीएफ आया था, बल्कि दूसरा आया था 1975 में पहला आया था, 1988 में दूसरा आया था, और तीसरा आया था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में तीसरा आया था, जो कि चौथा जो 2005 में अभी जो चल रहा है वो एनसीएफ 2005 कौन सा एनसीएफ, यानी चौथा जो 2005 में आया था। इसका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अब चलिए देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि जिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत हुई?
जिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत हुई? ऑप्शन नंबर पहला है 1968, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिला प्रशिक्षण संस्थान की जब स्थापना हुई थी, जिसको डाइट करते हैं, जो हर जिले में इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना की गई थी शिक्षा को सुधार करने के लिए। शिक्षा में जो तमाम प्रकार की गड़बड़ी हो रही थी, जो शिक्षा का स्तर ईंधन गिरा हुआ था, उसी शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए 1986 में जिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, जो कि जिसको डाइट बोलते हैं, जो हर विद्यालय में एक एक जिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यानी 10वें का नंबर 2 इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा से क्षत्रिय का उपनयन संस्कार किस ऋतु में होता था? यानी वैदिक कालीन जब शिक्षा होती थी, उस समय शिक्षा जो दिया जाता था, उस समय उपनयन संस्कार क्षत्रिय लोगों को किस ऋतु में दिया जाता, किस मौसम में? तो देख ले, एक बार ऑप्शन देखेंगे। यानी ऑप्शन पहला कह रहा है शरद ऋतु, दूसरा कह रहा है ग्रीष्म ऋतु और तीसरा बसंत ऋतु, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा, पहले में होगा, ये शरद ऋतु में उपनयन संस्कार दिया जाता था वैश्य लोगों को, वैश्य को। और ग्रीष्म ऋतु में इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था ग्रीष्म ऋतु में, बल्कि बसंत ऋतु में ब्राह्मण को किया जाता था, ब्राह्मण को। यानी 11वें का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब देखिए 12वां क्या है हमारा आंसर। 12वां देखिए, आरटीई लागू करने वाला भारत कौन सा देश था? यानी आरटीई लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो एक बार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। यानी सबसे पहले आरटीई लागू करने वाला देश था नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का उपनयन संस्कार किस मंत्र से किया जाता था? वैदिक कालीन में शिक्षा जो वैश्य थे, उनका उपनयन संस्कार किस मंत्र से किया जाता था? एक बार हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है जगती मंत्र, दूसरा कह रहा है त्रिष्टपम मंत्र, तीसरा है गायत्री मंत्र और चौथा है देव मंत्र। एक बार हम तीनों को देख लेते हैं। तीनों को एक बार हमें 3 आंसर इसमें से निकलेगा। जगती मंत्र इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इनका पैसा वैदिक कालीन में वैश्य को उपनयन संस्कार किया जाता था किसके? जगती मंत्र से, बल्कि त्रिटुपक मंत्र से क्षत्रिय को किया जाता था, क्षत्रिय को, और गायत्री मंत्र से ब्राह्मण। यानी 13वें का ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि 14 आदर्शवाद का जनक कौन है? आदर्शवाद का जनक कौन है? एक बार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन कह रहा है पहला रूसो, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है जॉन डीवी, चौथा है फ्रोवेल। एक बार देखें कि आदर्शवाद होता क्या है। देखिए आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद ने कहा कि दुनिया जो है, इस दुनिया सब झूठी है, दुनिया को झूठा बताया। और उसने कहा जो कुछ व्यक्ति के अंदर जो कुछ, यानी दुनिया को झूठा बताने के साथ कहा कि जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मोह माया है, जो यानी मोह माया बताया। इसके साथ साथ कहा आदमी के पास जो कुछ है वह उसकी आत्मा है। ठीक, यानी दुनिया को उसने झूठा बताया और साथ साथ में यह कहा कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब कुछ माया है, आदमी के पास केवल एक चीज़ है, उसकी आत्मा। संक्षेप में उसने कहा आदमी के पास जो कुछ भी है वह आत्मा है। एकदम मतलब एक सटीक रूप में, एक सच्चे में उसने एक ऐसा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति कोई वस्तु को उपयोग करता है, उपयोग करने के बाद उसको ख़त्म कर देता है, लेकिन उस चीज़ द्वारा की गई वस्तुओं को अपने जीवन में प्रयोग करता है, माने उसको कुछ सीखता है। जैसे कोई वस्तु हो गया वो नश्वर है, नश्वर होने के पश्चात जो होती उसके जो कार्य होते हैं वो हमेशा हमें उस व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतार लेता है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु तो उसका शरीर नश्वर है, ख़त्म हो गया, लेकिन उसके विचारों को
अपने अपने उसके विचारों को अपने जीवन में उतार लेता है, जो है उसके विचारों को, उस नश्वर की वस्तु को, विचारों को वह अपने जीवन में उतार लेता है। उस जैसे कि एक व्यक्ति अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको विचारों को अपने जीवन में उतार लेता है, और यही विचार और आत्मा को आदर्शवाद क्या होता है, वरीयता सबसे ज़्यादा देता है। किसको? इसलिए जो है आदर्शवाद जो होता है, विचार और आत्मा को सबसे ज़्यादा वरीयता देता है। इसके जो आदर्शवाद जो होता है, विचार और आत्मा को सबसे ज़्यादा वरीयता देता है, इसलिए उसको आदर्शवाद कहा जाता है। यह कथन है किसका? यह कथन है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। ऑप्शन नंबर 14 का दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान की शुरुआती द्वार होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान की शुरुआती द्वार होती हैं, यह कथन किसका है? एक बार ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है फ्रॉवेल, तीसरा है प्लेटो और चौथा है मारिया मॉन्टेसरी। देखिए, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का शुरुआती द्वार होती हैं। देखिए, इसका सबसे अच्छा सटीक डेफिनेशन दिया था किसने? मारिया मॉन्टेसरी ने। किसने? मारिया मॉन्टेसरी ने। 15वें का चौथा आंसर राइट आंसर होगा। अब देखिए क्या कहते हैं मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी का कहना है कि जब इन्होंने अमेरिका में पीएचडी की उपाधि, डॉक्टर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, तो इन्होंने वहाँ के जो डॉक्टर थे, इन्होंने मॉन्टेसरी को कुछ जो मंद बुद्धि बालक थे उनको पढ़ाने के लिए कहा गया। जब कहा गया तो इन्होंने ठान लिया कि चलिए हम जो मंद बुद्धि बालक हैं, जो क्षीण बुद्धि बालक हैं, उनको पढ़ाने के लिए मैं कैसे उनको पढ़ाऊँगी। उन्होंने स्कूल में गई, और स्कूल में जाने के पश्चात उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने एक आम लिया और आम लेने के पश्चात बच्चों को दिखाया। बच्चों को दिखाने के पश्चात उन मंद बुद्धि बच्चों को दिखाया तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। वही क्या हुआ, वही जो आम है उनको जब खिलाया, जब खिलाने के पश्चात जो उसका स्वाद मिला, जब उसके स्वाद मिला तो वही स्वाद मिलने से उनकी ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? जागृत हो जाती हैं। कभी कभी होता है ना, ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को किसी प्रकार की जब उसको स्वाद मिलता है तो स्वाद मिलने से क्या होता है? उसकी ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हो जाती हैं। जब ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हो जाती है तो उस वस्तु को वो पहचान करने लगता है। इसलिए मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि ज्ञानेंद्रिय ज्ञान की शुरुआती द्वार होती हैं। बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा सीख जाता है। इसीलिए मैडम मारिया मॉन्टेसरी को ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का शुरुआती द्वार कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब फिर अगला वीडियो फिर बनाकर अगले दिन हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।